आज हम डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। जनतंत्र और जमहूरियत के क्या मानी हैं, आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जनतंत्र के बारे में अलग अलग दौर में लोगों की अलग अलग राय रही है। जैसे कि ग्रीक्स के दौर में जो एथेनियन डेमोक्रेसी था वो काफ़ी पॉपुलर डेमोक्रेसी है, वहीं से डेमोक्रेसी का एक मॉडल निकल के आता है। लेकिन उस दौर में भी डेमोक्रेसी को कभी सराहा नहीं गया। प्लेटो ने अपनी किताब लिखी द रिपब्लिक, उसमें भी कभी भी उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को सराहा नहीं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो है एक मास की गवर्नमेंट है, एक डिसएडवांटेज क्लास की गवर्नमेंट है, गरीबों की सरकार होती है। इसमें लोगों के तजुर्बे, लोगों के अनुभवों को दरकिनार कर दिया जाता है और गरीबों की हुकूमत बनाई जाती है। ठीक उसी तरीके से जब अरिस्टोटल ने अपनी किताब लिखी द पॉलिटिक्स, उसमें भी जब उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द मेनी। और मेनी कौन थे? जो गरीब क्लास था, जो गरीब तबका था। तो डेमोक्रेसी को कभी भी एक बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर से नहीं देखा गया। और उसी तौर पे हम देखें कि 17वीं सदी में भी कभी भी डेमोक्रेसी को नहीं सराहा गया। और 17वीं सदी में एक बात कहते हैं कि कोई भी आदमी अपने आप को डेमोक्रेट कहलाना नहीं चाहता था, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो लॉयर क्लास हो, चाहे वो क्लर्जीमैन हो। कोई भी क्लास जो है अपने आप को डेमोक्रेट नहीं कहलाता था। वो एक अरिस्टोक्रेट होता था, एक पावर होल्डर होता था और डेमोक्रेसी से अपने आप को दरकिनार करता था। 19वीं सदी में भी जो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े माहिरीन कहलाते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने भी कभी भी डेमोक्रेसी को हाई पेडेस्टल पे नहीं रखा। एक बात उन्होंने कही कि आज हमें लिबर्टी को डिफेंड करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के खिलाफ। 20वीं सदी आते आते डेमोक्रेसी का एक उरूज आता है और हर आदमी डेमोक्रेसी को की तारीफ़ें करने लगता है। एक हुर्रा सा वर्ड हो गया है, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, वी वांट डेमोक्रेसी। इनफैक्ट ये देख लें कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 18 तक, ये पहली जंग भी डेमोक्रेसी के नाम पे ही हुई। दूसरी विश्व युद्ध जो है, वर्ल्ड वॉर हुई, वो भी डेमोक्रेसी के नाम पे हुई। तो 20वीं सदी आते आते डेमोक्रेसी एक नोबल टर्म हो गया और हर आदमी, चाहे आप तानाशाह से कह लें, पूछें, फासिस्ट से कह दें, या आप किसी भी टोटालिटेरियन रिजीम के वाले से पूछ लें, या किसी भी व्यवस्था के लोगों से कह दें, हर आदमी कह रहा कि वी आर मोर डेमोक्रेसी, वी आर मोर डेमोक्रेटिक, वी आर ग्रेटर डेमोक्रेसी, वी आर ऑथेंटिक डेमोक्रेटिक। देख लें, मैं एक बार याद दिलाऊं कि चलो हिटलर जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी से वो उन्होंने अपने आप को डीलिंग किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो लफ्ज़ है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक कम्युनिज्म का हिस्सा है। लेकिन मुसोलिनी ने 1936 में एक स्पीच में डिलीवर किया और जिसमें कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जो इटली और जर्मनी है, दे आर मोर जेन्युइन, दे आर मोर ऑथेंटिक, दे आर मोर ग्रेटर डेमोक्रेसी देन एनीबडी एल्स। सोचिए, जो रिजीम, जो लीडर एक फासिस्ट के तौर से जाना जाता है, वो भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कहता है। ठीक उसी तरीके से आप कम्युनिस्ट वर्ल्ड में चले जाएं, कम्युनिस्ट वर्ल्ड में वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पीपुल्स डेमोक्रेसी। तो हम जो हैं, हम लोगों के जनतंत्र हैं, हम लोगों की, वी आर रियल डेमोक्रेटिक, सो दे आर पीपुल्स डेमोक्रेसी। आप आज के दौर में किसी भी बड़े से बड़े तानाशाह से पूछें, वो अपने आप को साबित करता है कि वो डेमोक्रेसी है। एवरीबडी वांट्स टू बी डेमोक्रेटिक। इसी को जहन में रखते हुए बर्नार्ड शॉ ने एक प्ले लिखा, द एप्पल कार्ट। उसमें कहा कि डेमोक्रेसी इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन एंड नथिंग फॉर नो वन। उन्होंने कहा कि भाई, डेमोक्रेसी जो है हर जगह है और कहीं नहीं है। ये एक ऐसा तंज था, एक ऐसा सटायर था जिस पे उस जमाने में 1920s के ज़माने में वीमर रिपब्लिक ने इस प्ले को बैन कर दिया। ठीक उसी तरीके से
एक साहब और थे जो स्कॉलर 1993 में, जिनका नाम बर्नार्ड क्रिक्स है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एक प्रॉमिस्क्यूअस लफ्ज़ है। एक प्रॉमिस्क्यूअस लफ्ज़, हर आदमी डेमोक्रेसी को अपनी सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। मीन्स कि डेमोक्रेसी एक ऐसा लफ्ज़ है जो जिसके मानी हर इंसान के अपने सहूलत के हिसाब से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है आज कल हर आदमी इसको, हर शख्स, हर लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। एक ऐसा एक तंत्र जिसको कभी सराहा नहीं गया, हजारों सालों तक डेमोक्रेटिक सिस्टम को नकारा गया, इसमें एक निगेटिविटी देखी गई। 20वीं सदी के बाद से डेमोक्रेटिक सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम के तौर से उभर के आता है। ठीक है, इसी तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी क्या, अलग अलग मानिए इसके। किसी ने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पुअर एंड डिसएडवांटेज क्लास, यानी कि गरीबों की और पिछड़े पसमानदा तबकों की हुकूमत है। किसी ने कहा कि जनतंत्र जो है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोग जो है अपने ऊपर खुद शासन करते हैं। तीसरे ने कहा कि डेमोक्रेसी एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें सबको बराबर के अवसर मिलते हैं, जहां पर मेरिट को प्रमोट किया जाता है, जहां पर एक सामाजिक न्याय की बात होती है। ऐसे निज़ाम को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नाम दिया गया। फिर कहा गया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सबके वेलफेयर की बात होती है और जहां पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो सबको बराबर दिए जाते हैं। किसी और ने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कानून बनाना, फैसला साजी का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम सबके सलाह मशवरे के साथ होता है, कि जनता जो है हिस्सा लेती है कानून को बनाने में, फैसले को लेने में, पॉलिसी और नीतियों को बनाने में। किसी के ने कहा कि डेमोक्रेसी जो है एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एक ऐसा तंत्र है जहां पर बहुसंख्यक क्लास जो है बहुलवादी नीतियों को सपोर्ट करता है, यानी कि एक रूल ऑफ मेजॉरिटी। अगर रूल ऑफ मेजॉरिटी है तो उसी पे किसी ने बात कही कि अगर जो है डेमोक्रेसी एक मेजॉरिटी रूल है तो एक ऐसा भी वक्त आ सकता है कि मेजॉरिटी जो है अपनी तानाशाही कायम कर ले। इसको कहा गया कि एक टायरनी ऑफ मेजॉरिटी भी कायम हो सकती है। इसको बुनियाद बना करके यह कहा गया कि एक बेस्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जहां पर अल्पसंख्यक के हुकूक की, हक की, अधिकारों की, जीवन की रक्षा होती है। किसी ने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी जो है एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर पावर है जहां पर एक चुनावी व्यवस्था होती है, लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं और लोग जो है इख्तदार, जो ताकत है, वो वोट्स को हासिल करके करते हैं। अगर हम देखा जाए डेमोक्रेसी जो लफ्ज़ है जिसको बहुत पॉपुलर किया गया, दोस्तों एक बड़ा सा पॉपुलर सा स्टेटमेंट है जिसको डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिसको अब्राहम लिंकन के साथ जोड़ा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपने गेटिसबर्ग एड्रेस में डिलीवर किया, उसने कहा कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखिए इसमें तीन चीजें हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि एक बात तो समझ में आती है कि डेमोक्रेसी का जो मानी है इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बात बता दूं कि जो ये अब्राहम लिंकन के साथ ये बात जोड़ी जाती है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है, इस लफ्ज़ को पॉपुलराइज किया है अब्राहम लिंकन ने, लेकिन इसके ओरिजिनल सोर्स कहीं और से मिलते हैं। ये लफ्ज़ कहीं और से ड्रॉ करते हैं अब्राहम लिंकन, और उसका इस्तेमाल जो उस ज़माने के जो गेटिसबर्ग में जो अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, उस वहाँ पर एक जो अमेरिका ने जो जंग जीती थी, वो वहाँ पर एक मार्टियर्स का एक जलसा बनाया गया था, उसको एड्रेस करना था। बहुत ही कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने स्पीच दिया और इस टर्म को पॉपुलर किया। हम किसी और वीडियो में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये लफ्ज़ डेमोक्रेसी ऑफ
द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल आया कहां से, इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन अभी हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इट्स अ रूल ऑफ द पीपल है, एंड इट्स, तो ये रूल ऑफ द पीपल, ये तीनों जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इससे तीन बातें साबित होती हैं कि डेमोक्रेसी के जो मानी है, जो एक ना एक रिस्पेक्टेबल टर्म्स के तौर पे ये लफ्ज़ आ रहा है, ये पहले एक चीज़ का शो कर रहा है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर जो है, ये पावर का सोर्स कहाँ पे, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल में पावर का सोर्स कहाँ है, सरकारें अपने पावर को कहाँ से हासिल करती हैं। तो डेमोक्रेसी में होता है इट इज़ फ्रॉम द पीपल, द सोर्स ऑफ द पावर इज पीपल। दूसरा क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू सर्व द पीपल, लोगों की सेवा करना है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है, ऐसी नीतियां बनानी है जिससे जन जीवन एक बेहतर बन सके। तीसरा है, डेमोक्रेसी एक मेथड ऑफ चूजिंग द लीडर्स फॉर द गवर्नमेंट, एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो है नेताओं को या उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो तीन चीज़ें तो क्लियर हो गई, डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी जो बात करता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन इन द गवर्नमेंट। जनतंत्र जो है जनता से जुड़ा हुआ है, एक व्यवस्था है। तो ये जनता है कौन, हु आर द पीपल, ये है कौन जनता, इसको समझने की जरूरत है कि क्या जनता किसी जाति विशेष से आते हैं, क्या जनता कोई धर्म विशेष से आते हैं, किसी क्षेत्र से आते हैं, क्या किसी अक्सरियत के बारे में बात हो कि मेजॉरिटी जो होती है वही जनता है। ये जनता के बारे में अलग अलग रहा, ये ऐसी बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ये कंसेप्ट बेस करता है कि व्हाट इज, कि हर आदमी, ऑल द पीपल, क्या डेमोक्रेसी मीन्स जो हु आर द पीपल, क्या एक मुल्क में रहने वाले तमाम लोग उस पीपल के इमेजिनेशंस में आते हैं, जो इंटायर पॉपुलेशन है उस कंट्री का, क्या वो उस पीपल में है, अगर है तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्या हर आदमी राजनैतिक तौर से समान है, क्या हर आदमी को उस राजनैतिक व्यवस्था में बराबर के हिस्सेदारी मिलती है। तो इसकी थोड़ी सी तारीख समझते हैं, मतलब यूनान के दौर में जाते हैं, ग्रीक के टाइम्स में जाते हैं कि ये जो लफ्ज़ है तो ग्रीक्स डेमोक्रेसी का, हमने अब जो है कि ये जो ग्रीक टर्म से ही निकल के आया, डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स पावर एंड रूल। तो जब क्रेटोस यानी कि रूल ऑफ द पीपल, ये लफ्ज़ जो है ग्रीक से ही निकल के आता, तो हम इससे समझते हैं कि जो ग्रीक्स के टाइम्स में जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनको सिटी स्टेट कहा जाता था। उन सिटी स्टेट में किस तरह की तसव्वुर थी, इमेजिनेशंस था पीपल का, वहां पर मैं बता दूं दोस्तों कि ग्रीक्स के टाइम में जो आइडिया ऑफ पीपल है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है, क्योंकि डेमोक्रेसी में उसी को हिस्सा लेने की इजाज़त थी जो वहाँ का शहरी हो। और शहरी कौन होता था, वो लोग कौन होते थे। तो डेमोक्रेसी में तो ये कहा गया, अगर लफ्ज़ पे जाए तो भाई डेमोक्रेसी का मानी यानी कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ मेनी, यानी कि डिसएडवांटेज क्लास, प्रॉपर्टी लेस क्लास। लेकिन उस ज़माने में ग्रीक्स के टाइम में जो 4th and 5th BC के दौरान जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, उस दौरान जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, राजनीतिक हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, वो शहरियों तक, वो जो नागरिकों तक लिमिटेड थी। और नागरिक कौन थे, जो 21 साल का मेल होता था वही फ्री आज़ाद आदमी को इजाज़त थी डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेने की। यानी कि उनके तस्वुर में, पीपल के तस्वुर में विमेन नहीं आती थी, कि विमेन वेर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द पीपल। सिमिलरली जो वहाँ के गुलाम थे, स्लेव्स थे, उनको भी दे वेर नॉट काउंटेड एज पीपल, उनको वो राइट्स नहीं था। और जो फॉरेनर्स थे उनको भी राइट नहीं था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का। और ये जो आइडिया ऑफ पीपल है ये सिर्फ ग्रीक के टाइम्स में ही लिमिटेड नहीं था। इनफैक्ट 20वीं सदी तक ये आइडिया ऑफ पीपल जो है ना काफ़ी लिमिटेड रहा है। इनफैक्ट आप देख लें कि आप
जो है 1928 तक इंग्लैंड में विमेंस को वोटिंग राइट नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू वोट। 1928 में उनको वोटिंग राइट दी गई, यानी कि ये पीपल के इमेजिनेशंस में विमेन वेर नॉट काउंटेड एज पीपल। सिमिलरली स्विट्जरलैंड में भी 1971 तक विमेन वेर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द पीपल, एज पार्ट ऑफ द सिटीजन। उनको वोट देने का हक नहीं था। 1960 तक अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, जो ब्लैक अफ्रीकन थे, जो निग्रो थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थी। तो बहुत जमाने तक ये सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन की प्रैक्टिसेस रही हैं। आज भी देखा जाए कि जो आइडिया ऑफ पीपल है वो काफी लिमिटेड है। कौन लोग, तो आज ये बात हुई, कभी एज भी एक क्राइटेरिया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुल्क, 21 साल का एक क्राइटेरिया बनाया गया कि पीपल में वही होंगे जो 21 साल के हो गए होंगे। अब तो हिंदुस्तान ने उसको 18 साल कर दिया और बाकी जगहों पर 18 साल वोटिंग एज कर दी गई, यानी कि जो वो सारे लोग जो 18 साल के कम थे उनको राजनीतिक तौर से भागीदारी में या वोटिंग में उनको कानूनी हक नहीं था। दे वर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ द पीपल। सो मैं ये कहूं कि जो है पीपल के आइडिया में ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज काउंटेड एज पार्ट ऑफ द पीपल। अब सवाल ये होगा, जब हमने ये तय कर लिया कि हु आर द पीपल, अब ये समझा जाए कि हाउ पीपल शुड रूल, बिकॉज ये भी कहा गया कि डेमोक्रेसी एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें आदमियों को, आवाम को, लोगों को हक है कि फैसला साजी में हिस्सेदारी लें, यानी कि कोई भी फैसला जो अहम फैसला है जो आवाम के फलाह बहबूदी के लिए, उनकी कल्याण के लिए किया जाता है, उसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। अब सवाल यह कि हाउ शुड द पीपल रूल, सब जनता कैसे शासन करेगी, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन जनता शासन कैसे करेगी, तो यह कहा गया गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि पीपल गवर्न देमसेल्फ, यानी कि जनता खुद ही शासन करे। दूसरा है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, तो यह होता है कि कोई और प्रतिनिधि हो या कोई भी आदमी जो जनता के नाम पर हुकूमत करे, शासन करे। तो यहां पे दो चीजें, गवर्नमेंट बाय द पीपल में यहां पे यह समझ में आता है कि दो तरह की बात होती है। डेमोक्रेसी दो तरह की बात होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें जनता डायरेक्ट हिस्सा लेगी और कानून बनाएगी और लगातार हिस्सेदारी उसकी रहेगी। बहुत सारे, जैसे स्विट्जरलैंड में इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एक टूल हैं, जैसे कि रेफरेंडम है। कोई भी कानून बनने से पहले जनता की राय ली जाएगी कि कानून बनाया जाए कि ना बनाया जाए, इसको रेफरेंडम कहते हैं। फिर ये होता है कि प्लेबिसाइट होता है, किसी भी अहम राजनीतिक मुद्दे पर जनता की आम राय लेनी चाहिए कि हाँ वो जनता क्या चाहती है, तो प्लेबिसाइट हो जाता है। या रिकॉल कहते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजती है, अगर वो जनता जो है उस प्रतिनिधि से नाराज हो गई, वो कहा कि ये काम ठीक नहीं कर रहे, तो उसको रिकॉल कर लेगी, वापस बुला लेगी। चौथा जो है उसमें यह कहा गया कि नहीं भाई, इनिशिएटिव, जनता खुद कानून बनाना चाहती है, फैसला लेना चाहती, तो वो अपने ही इनिशिएट करेगी और एक प्रपोजल तय करेगी कि कानून क्या हो। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर छोटा सा समाज है, गांव के लेवल पे, जैसे कि प्लेटो ने कहा कि एक आइडियल स्टेट में पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो उसने कहा कि 5000 जो है 5040, तो अगर 5000 के करीब सिटीजन होंगे तो आसान होगा गवर्नेंस। उसी तरीके से जनरल विल का तस्वुर पेश किया रूसो ने, उसने कहा कि एक जनरल विल होना चाहिए और जिसमें पॉपुलेशन साइज क्या होने चाहिए, सिटीजन के साइज क्या होने चाहिए, 10,000। तो जब 10,000 और 5,000 लोग होंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस देश में 130 करोड़ की जनता हो, 130 करोड़ हो, 35 करोड़ हो, कहीं 100 करोड़ हो, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। तो वहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कही गई। वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसको कहा गया कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसा निज़ाम जहां पर जनता जो है वोट देगी और अपने एक चुनाव व्यवस्था, एक चुनाव होगा, वो चुनाव जो है फ्री एंड फेयर होगा। उस चुनाव में वोट देने का हक सभी को, जो हर वो एडल्ट सिटीजन को होगा, जो यूनिवर्सल होगा, पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर कायम होगा। और उस चुनाव में वो एक कॉम्पिटिटिव पावर स्ट्रगल होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हिस्सा लेंगी या उसमें कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे। जनता जिसको वोट देगी वो जो है वो प्रतिनिधि बन करके एक कानून साज असेंबली होगी
ये एक पार्लियामेंट होगा, वहाँ पे जनता की वो नुमाइंदे करेगी और वो जनता के नाम पर कानून बनाने का काम करेगी। तो ये एक मॉडल दिया गया जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक मॉडल किया गया। तो यानी कि ये तस्वुर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जनता जो है अपनी प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है। तो ये एक व्यवस्था, एक जनतांत्रिक व्यवस्था लाई गई। तो दोस्तों आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो जनतांत्रिक व्यवस्था है एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सरकारें लोगों के प्रति जिम्मेदार होती हैं। सरकारें लोगों के हितों में काम करती हैं। सरकारें लोगों के अधिकारों, लोगों की आज़ादियों की हिफाजत करती हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम होता है, जहाँ कानून से ऊपर कोई भी नहीं, सरकार भी नहीं, कोई शासक भी नहीं। जनतांत्रिक व्यवस्था एक राजनैतिक समानता, एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। राजनैतिक व्यवस्था तभी जनतांत्रिक कही जाएगी जब उस तंत्र में सभी संस्थाएं आज़ादाना तरीके से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, बिना किसी भेदभाव से काम करें, लोगों के हितों में काम करें, लोगों के प्रति जिम्मेदार हों। जनतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल हो पाएगी जब उस व्यवस्था में अल्पसंख्यक वर्ग भी उतना ही खुश हो जितना कि बहुसंख्यक वर्ग। कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के खिलाफ जा करके एक बेहतर जनतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो यही जनतंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी और कंसेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।